let us discuss introduction to electromagnetic theory. See, in case of electromagnetic theory, once you want to discuss electromagnetic theory, तो डायरेक्टली अगर मैं किसी लॉ वगैरह से शुरू कर दूं तो फिर वो थोड़ा सा फिर आपको समझने में मुश्किल होगी जरा सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी must have the concept of कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट. तो सबसे पहले जो है कंसेप्ट जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. वंस यू हैव कंसेप्ट अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड गो थ्रू, क्योंकि पूरे चाहे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें, चाहे मैग्नेटोस्टैट्स की बात करें, चाहे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें, इवन इफ यू कॉल द कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन ऑल्सो, रेडिएशन वाले पार्ट में जब हम जाएंगे तो वहां पर भी जो है कंसेप्ट ऑफ क्या आपका जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ज्यादा यूज होता है. क्लियर. तो हम लोग सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, एग्जॉस्टिवली डिस्कस करेंगे उसको. फिर हम लोग देखेंगे कैसे ये याद भी रहता है लंबे समय तक. एक बार जो है अगर याद हो जाए तो डायरेक्टली उसको यूज होना था. मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ही गया है कि बच्चों को याद ही नहीं हो पाते, क्योंकि इतने ज्यादा नोटेशंस होते हैं, इतने ज्यादा जो है रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो फिर उसको जो है याद करना भी मुश्किल होता है. तो सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करेंगे कि किस तरह से ये चीजें जो है बाय हार्ट हो जाए, नोटेशन से डर लगना कम हो जाए. क्लियर. तो वी विल डिस्कस दैट. देखिए कोऑर्डिनेशन, देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह छोड़िए. देखिए ग्राफ आपने जो है अगर बनाया होगा 5वीं क्लास और 6ठी क्लास में, नॉर्मली आप इस तरह से ग्राफ बनाते हैं. ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं. तो इस पर दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई है. क्लियर. क्योंकि बोर्ड ही फ्लैट है तो इसमें दो ही चीज लिखाया जा सकता है, इस तरह से नहीं लिखाया जा सकता. क्लियर. तो इसको टू डायमेंशन बोलते हैं. अगर एक और एक्सिस बना दिया जाए तो इसका मतलब अगर इस ग्राफ के बारे में अगर मैं डिफाइन करूं तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा. कोई भी ग्राफ का अगर शेप बनाएंगे तो उसमें दो चीज के अनुसार जो है फंक्शन वेरी करेगा. अगर एक डायमेंशन और बढ़ा दूं, इस तरह से मेरा दिल करे और मैं इस तरह से अगर बढ़ा दूं, तो अब इस जगह पे जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्स वाई और ये जेड मान लेते हैं. तो नाउ इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग वट एवर बी आई एम रिप्रेजेंटिंग लाइक दैट से फॉर एग्जाम्पल, तो इट मीन्स आई एम रिप्रेजेंटिंग द थर्ड वेरिएबल हियर. नाउ द ग्राफ बिकम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब बेसिकली ग्राफ ही बनाना होता है. अब देखिए जरा सा, वो टू डायमेंशन में नॉर्मली हम बात किया करते थे 6ठी 7वीं में, अब जो हम लोग 3 डायमेंशन का भी बात करेंगे. क्लियर. ये जरूरी नहीं है 4 डायमेंशन बना लीजिए. एफ ऑफ एक्स वाई जेड के साथ टाइम भी लगा दीजिए. टाइम के अनुसार देखिए एक्स वाई जेड की फंक्शन की क्या वैल्यू होती है एक्स वाई जेड में. एक्स वाई जेड तो 3 एक्सिस है, उसमें जो फंक्शन होगा उसमें परिवर्तन देखेंगे टाइम के अनुसार. 5 डायमेंशन बना दीजिए. एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टाइम कॉमा वेलोसिटी. 5 डायमेंशन भी हो जाएगा. देखिए 4 डायमेंशन तक तो सिलेबस में है. जैसा आप लोग ईएम वेव्स अगर पढ़ेंगे तो ईएम वेव वगैरह में इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लिखा जाता है, ई ऑफ आर कॉमा टी, इस तरह से लिखा जाता है. आर का मतलब तो एक्स वाई जेड तो हो ही गया और एक टाइम भी आ गया. क्लियर है यहाँ पर. तो लेकिन ध्यान से रखिए ई ऑफ आर कॉमा टी जो है हम लोग प्लॉट वगैरह नहीं करते हैं. समझ में आया नहीं समझ में आया? तो हम लोग इसको प्लॉट वगैरह नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ जो है पढ़ के छोड़ देते हैं. लेकिन फिर भी कम से कम 3 डायमेंशन का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो तो एकदम रटा रटाया होना चाहिए. आई होप यू गॉट द आइडिया. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? मान लीजिए 3 एक्सिस है. ये देखिए ये 3 एक्सिस है. ये वाला मेरा अंगूठा एक्स एक्सिस है. ये मेरी ये वाली 4 फिंगर जो ऊपर खड़ी है वो वाई एक्सिस, और ये वाला जो मार्कर है ये जेड एक्सिस मान लीजिए. ये जो है 3 एक्सिस हो गई. ऐसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह से फील करिए तो ये जो है 3 एक्सिस है. क्लियर. ये एक्स एक्सिस है, ये उंगली वाई एक्सिस है, मार्कर जेड एक्सिस है. अब मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे रख दिया जाए, ना बिल्कुल एक्स पे है, ना बिल्कुल वाई पे है, ना बिल्कुल जेड पे है. ऐसे समझ लीजिए ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस है, ये मार्कर मान लीजिए जेड एक्सिस है. एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है. तो इसका मतलब थोड़ा डिस्टेंस इसका एक्स डायरेक्शन में भी है. यहां से देखिए तो थोड़ा जेड में भी है. नीचे से ऊपर देखिए तो थोड़ा डिस्टेंस जो है वाई में भी है. मतलब एक पॉइंट को अगर मैं यहाँ रख दूं, मेरा उंगली बोर्ड पे नहीं है, बोर्ड से थोड़ा सा आगे है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस. अगर मैं इस पॉइंट के बारे में डिफाइन करना चाहूं तो इस जगह से थोड़ा ऊपर है पॉइंट, मतलब वाई के अलोंग में है, थोड़ा डिस्टेंस है. वो पॉइंट यहाँ है. अगर इस तरफ से देखिए तो थोड़ी डिस्टेंस उसकी एक्स पे भी है. ये पॉइंट यहाँ पे है. अगर इस तरफ से थोड़ा आइए तो वो पॉइंट जेड की तरफ भी कुछ है. क्लियर है यहाँ पर. तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक पॉइंट है जो एक्स की दिशा में भी थोड़े डिस्टेंस पे है, वाई की दिशा में भी थोड़े डिस्टेंस पे है, जेड की दिशा में भी थोड़े डिस्टेंस पे है. उस पॉइंट को लोकेट करना, उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, बताइए जरा सा,
कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है तीन एक्सिस हो, बीच में कहीं पे एक पॉइंट रख दीजिए और उस पॉइंट को अगर लोकेट करना हो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स में कितने डिस्टेंस पे है, वाई पे कितने डिस्टेंस पे है, जेड पे कितने जेड के अलोंग कितने डिस्टेंस पे है। तो दैट द लोकेशन ऑफ any point in the थ्री डायमेंशन स्पेस, that is called as coordinate system. I hope you got the idea. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो अब जरा सा आप ध्यान से देखिए जरा सा, तो हम लोग तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। एक तो आपका जो हो गया दैट इज नथिंग बट सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको रेक्टेंगुलर या प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा वी विल डिस्कस दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज सिलेंडरिकल। सिलेंडरिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम। थर्ड एक और हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, that is nothing but simply called as spherical coordinate system, or sometimes it is also called as कौन सा polar coordinate system. So three coordinate systems we are going to study। तो एक के बाद एक देखिए, हमारा जो मानदंड होगा, बेस होगा, कार्टेशन होगा। कार्टेशन से हम तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे सिलेंडरिकल की, कार्टेशन से हम तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे स्फेरिकल की। उसकी वजह क्या है? कार्टेशन याद रखना बहुत आसान होता है। बहुत आसान वाला चीज अगर पता है तो कॉम्प्लिकेटेड को कोशिश करेंगे आसान मिलाने की। आसान कॉम्प्लिकेटेड तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये आसान है तो इसमें इसको लेके आएंगे, इसको इसमें लेके आएंगे। उसी तरह ये वाला आसान है, इससे उसको लेके आएंगे, उससे इसको लेके आएंगे। इट मींस वी आर गोइंग टू फाइनली रिलेट cylindrical coordinate with also Cartesian coordinate, polar coordinate with also called as Cartesian coordinate. I hope you got the idea. तो हम लोग जो है मेन हम लोग ये कोशिश करके चलेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो आई एम गोइंग टू डिस्कस 1 hour to relate Cartesian coordinate system as well as cylindrical coordinate system. Then I'll tell you the simple procedure how to remember क्या बोलते हैं आपका Cartesian coordinate system and cylindrical coordinate system in a simple manner. एक छोटा सा एक मीन्स एक ट्रिक क्या है वो आप भी समझ सकते हैं, लेकिन मतलब वो आसान से आपको याद रखने में काफी आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो मैं स्टार्ट करता हूं, देखिए जरा सा। सी for example this is x axis here, say for example this is y axis here, say for example this is z axis here। नॉर्मली ये देखा गया है कि मैथमेटिक्स में x यहाँ लेते हैं, y यहाँ लेते हैं और z यहाँ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एक स्टैंडर्ड नोटेशन किताब वगैरह मान के चलता है, इसको x ले लिया जाता है, इसको y ले लिया जाता है और इसको z ले लिया जाता है। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, दोबारा एक बात और है, ये x ऐसे नहीं है, एक्चुअल में ऐसे है, इस तरह से ये दिखाया नहीं जा सकता बोर्ड पे, तो इसलिए थोड़ा सा डेविएटेड इस तरह बना दिया है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, x ये है, y ये है और ये z है, तो इसका मतलब ये x और ये y मिलके ऐसे एक प्लेन बन जाएगा। क्लियर? उसी तरह y और ये z मिलके ये एक yz प्लेन हो जाएगा। उसी तरह ये x है और ये z है, तो ये वाला जो है xz प्लेन है। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है? यहाँ पर जो x वाली लाइन है वो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह से खड़ी दिखाई जाए, इसी तरह जो है इसलिए हम लोग बना लेते हैं। आप ये ध्यान रखना, एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लोकेट करता हूँ, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। देखिए एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो जरा सा ध्यान से देख लीजिए। नॉट एफ आई एम राइटिंग, पॉइंट है तो इसीलिए मैं यहाँ पर पी का नाम इस्तेमाल कर लेता हूँ। पी पॉइंट है एक्स वाई जेड। लेकिन आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए जरा सा, ये पॉइंट बोर्ड पे नहीं है। एक्स बताता है, एक्स है। देखिए हम लोग एक नोटेशन यूज करेंगे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, small y represents distance along y axis, small z represents, this is not capital Z but it is small z, so I am writing here। आज के बाद यही नोटेशन आगे भी फॉलो होगा। small z represents the distance along z axis। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है x एक्सिस में भी कुछ दूरी पे है, y एक्सिस में भी कुछ दूरी पे है, z एक्सिस में भी कुछ दूरी पे। इसका मतलब ये हो गया, ये पॉइंट बोर्ड पे नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह पे, बोर्ड से थोड़ा सा आगे, लेकिन दिखाया नहीं जा सकता यहाँ पॉइंट, इसीलिए सटा दिया गया है। यहाँ अगर ये पॉइंट होता तो ये देखिए यहां से ये दूरी y हो जाती, यहां से इस जगह से ये दूरी x हो जाती और नीचे से ऊपर ऐसे z हो जाती। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका मतलब ये एक्स वाई जेड का मतलब ये है हर प्लेन से थोड़ी थोड़ी दूरी पे है ये पॉइंट। आई होप यू गॉट द आइडिया। दोबारा देख लीजिए, ये वाली पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट जो यहाँ पे है, ये जो एक्स जेड प्लेन है, ये वाला तुम्हारा x है, ये तुम्हारा z है, तो ये प्लेन एक्जेक्ट प्लेन हो गया। एक्जेक्ट प्लेन से ये पॉइंट थोड़ी दूरी पे है जो y में। आई होप यू गॉट द आइडिया। ये मीनिंग हो गया। एक्स वाई जेड का मतलब एग्जैक्टली पॉइंट किसी, अच्छा अगर ये पॉइंट एग्जैक्टली बोर्ड पे हो जाएगा
तो इस जगह पे x कितना है, 0, मतलब इस पूरे प्लेन से थोड़ा दूरी होगा तभी तो x की वैल्यू आएगी। पॉइंट अगर बोर्ड पे सट जाएगा तो x तो होगा ही नहीं, फिर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। गॉट द आइडिया? तो मेरे कहने का मतलब ये पॉइंट एग्जैक्टली बोर्ड पे नहीं है, बोर्ड से थोड़ा आगे, लेकिन दिख नहीं सकता इसीलिए। अच्छा, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए जरा सा, ये देखिए, सी, तो ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली बोर्ड पे नहीं है, बोर्ड से थोड़ा सा आगे पे है। अब देखिए जरा सा, इसका मतलब ये हो गया, ये ऐसे लेटा नहीं है, ये इस तरह से है। क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए, ये पॉइंट अगर बोर्ड पे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बोर्ड से आगे यहाँ पे है, अगर इस पॉइंट का मैं छाप अगर गिराऊंगा, इस पॉइंट का अगर मैं छाप यहाँ गिराऊंगा तो डस्टर पे गिरेगा। क्लियर? तो डस्टर का मतलब इस प्लेन पे गिरेगा, तो इस पॉइंट का छाप मैं यहाँ पे गिराता हूँ, ये देखिए जरा सा, तो दिस इज द पॉइंट हियर P। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस पॉइंट एज P डैश, विच इज हैविंग ओनली एक्स वाई वैल्यू। क्लियर? नो जेड वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट जब यहाँ पे आके गिरेगा तो इस जगह पे Z0 है, तो इस कहीं पे भी यहाँ पे Z0 ही होगा। Z की वैल्यू 1 तो थोड़ा ऊपर आने पे होगी, 2 ऊपर आने पे होगी, 3 ऊपर आने पे होगी, लेकिन पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे लाई कर जाएगा, तो फिर यहाँ तो Z कहीं पे भी, यहाँ Z0 है तो यहाँ पे कहीं पे भी Z0 ही है। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? तो अब जरा सा ध्यान से देखिए जरा सा, तो ये वाली पॉइंट को मैं P डैश मान लेता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ x और y है, z नहीं। अच्छा, इसको 2 डायमेंशन में देखिए जरा सा, से फॉर एग्जांपल दिस इज x, से फॉर एग्जांपल दिस इज y, इस वाले को मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए जरा सा, तो ये वाली पॉइंट हमने एक्स वाई प्लेन पे गिराया है, तो इसको मैं मान लेता हूँ P डैश। इट इज नथिंग बट सिंपली x, y, स्मॉल x, कैपिटल x एक्सिस है, कैपिटल Y एक्सिस है, कैपिटल Z एक्सिस है, लेकिन स्मॉल x जो है डिस्टेंस है, स्मॉल y भी डिस्टेंस है, स्मॉल z भी डिस्टेंस है। ये आप ध्यान रखिएगा जरा सा, ये एक नोटेशन हम लोग शुरू से लेके चलेंगे। तो ये देखिए जरा से, ये पॉइंट इस जगह से इतनी दूरी पे है, तो इसका मतलब स्मॉल एक्स लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल एक्स डिस्टेंस कहा जाता है। उसी तरह ये पॉइंट इस जगह से इतने हाइट पे है, तो इस जगह से इस हाइट को मैं बोल देता हूं, इट इज नथिंग बट सिंपली y। तो स्मॉल एक्स और स्मॉल y जो है डिस्टेंस है अलोंग देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस। तो कैपिटल एक्स की दिशा में जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्मॉल एक्स मानेंगे, कैपिटल वाई की दिशा में जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्मॉल वाई मानेंगे। क्लियर है? यहाँ पर कैपिटल एक्स वाई क्या है? एक्सिस है। कैपिटल जेड क्या है? वो एक्सिस है। आई होप यू गॉट द आइडिया, आई होप यू गॉट द आइडिया। आगे चलते हैं दोबारा। तो आई होप यू गॉट द 2 डायमेंशन नोटेशन। नेक्स्ट, इसको छोड़िए जरा सा, देखिए, तो ये तो हो गया, आप बना भी लिए होंगे आई होप। Say this is origin, this is not the origin. Origin means I am representing here this is as 0 0 0, every value will be 0 0 0. I am going to join this point from here to here. Clear है? यहाँ पर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। ओरिजिन को हम O भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं O से P की तरफ अगर वेक्टर में लिखना चाहूँ, OP वेक्टर, तो सिंपल तरीका ये होता है, देखिए जरा सा, वेक्टर लिखने का, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दैट इज नथिंग बट सिंपली द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो फाइनल पॉइंट, एरो जिस तरफ है वो फाइनल पॉइंट है, और ये वाला इनिशियल पॉइंट है। तो x माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, x माइनस जीरो अलोंग द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन x कैप, ये जरूर लगाइए, प्लस final point minus initial point, that is y minus 0, it is nothing but simply y cap, plus final point minus initial point, that is nothing but simply z minus 0, this is nothing but simply z cap. This is the representation here OP vector. I hope you got the idea how to represent the vector, और ये बहुत मदद देगा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट वाला। आप इसको कोशिश करिएगा याद रखने की, क्योंकि आगे चल के बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये नोटेशन ध्यान में रख लेते हैं। तो सी वंस अगेन, say for example I am assuming this point, say for example P1, say for example P1, and this point is nothing but simply not x but it is x1 comma y1 comma it is nothing but simply z1। clear? तो जिस तरह p x y z माने थे उसी तरह x1 y1 z1 भी मान लीजिए P1 के लिए। अगेन आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर लाइक दैट। तो अगर मैं OP1 वेक्टर लिखना चाहूँ, OP1 वेक्टर, तो आप जरा सा ध्यान से देख लीजिए जरा सा, final point minus initial point, that is nothing but simply x1 minus 0, this is nothing but x cap, plus y1 minus 0, it is nothing but simply y cap, plus it is nothing but simply z1 minus 0, final minus initial 0, it is nothing but simply z cap. So OP1 vector I can write here, OP1 vector, that is equal to that is nothing but simply x1, it is nothing but x cap, plus y1, it is nothing but y cap, plus it is nothing but z1, it is nothing but z cap. This is what written OP1 vector. I hope you got the idea. Similarly, अगर मैं एक पॉइंट और यहाँ पे लोकेट कर दूं, दैट इज नथिंग बट सिंपली P2, जिसका नाम मैं दे दूं x2, दिस इज y2,
and it is nothing but simply z2. Say for example, ये मेरा दिल किया इसलिए ले लिया इस तरह and I'm representing by this arrow. तो अब तो डायरेक्टली आप OP2 वेक्टर तो आप खुद से ही लिख देंगे OP2 वेक्टर that is final minus initial, that is nothing but simply x2, this is nothing but x cap plus y2, it is nothing but simply y cap, z2 it is nothing but simply z cap. I hope you got the idea. Clear? अच्छा, दोबारा देखिए जरा सा, अगर मैं ये दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर दूं, से फॉर एग्जांपल मोटा कर दिया है लाइन को, ये देखिए जरा सा ये वाली लाइन, और अगर मैं इस वेक्टर को लिखना चाहूं तो आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर, जिस तरह OP1 था तो OP1 वेक्टर, OP2 था तो OP2 वेक्टर, तो आज P1 P2 को ज्वाइन किया है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे P1 P2 वेक्टर। ध्यान से देखिए जरा सा, P1 P2 वेक्टर। दो तरीका है, आप जो यूज करना चाहते हैं वो यूज कर लीजिए। सबसे पहली बात, 12th क्लास वगैरह में आप पढ़े भी होंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपल क्या बोलता है, दो सेम डायरेक्शन में वेक्टर चलिए, ये वाला और ये वाला सेम डायरेक्शन है, ये वाला और ये वाला, ये P1 है, ये वाला और ये वाला, इनका दिशा सेम है ना, तो इन दोनों का जमा हमेशा तीसरे अपोजिट के बराबर होगा। तो मेरा कहना समझ में आया आपको? इसका मतलब OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर, दीज टू आर इन सेम डायरेक्शन, दिस इज द अपोजिट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू OP2 वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू OP2 वेक्टर। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट निकालना चाहूं P1 P2 वेक्टर, तो आई एम राइटिंग हियर P1, दिस इज नथिंग बट P2 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू OP2 वेक्टर माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली OP1 वेक्टर। OP2 भी पता है, OP1 भी पता है, सॉल्व कर लीजिए, दैट इज नथिंग बट सिंपली x2 माइनस इट इज नथिंग बट x1, दिस इज x कैप प्लस इट इज नथिंग बट y2 माइनस इट इज नथिंग बट y1, दिस इज y कैप प्लस z2 माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली z1, दिस इज नथिंग बट सिंपली z2। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना जाने की कोई जरूरत नहीं है। सी P1 इट इज नथिंग बट P2 वेक्टर, अगर आपको वेक्टर का दो पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, तो अभी मैंने वेक्टर बताया था फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, किसी भी वेक्टर को लिखना है तो एरो जिस तरफ हो वो फाइनल पॉइंट, एरो का पीछे वाला पार्ट इनिशियल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्टली कर लीजिए। x2 माइनस इट इज नथिंग बट x1, साथ में x कैप लगा दीजिए, प्लस ये वाला y2 और ये वाला y1, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज y2 माइनस y1, दिस इज नथिंग बट सिंपली y कैप प्लस z2 minus z1, this is nothing but z cap, this is the and you can see these two results are same here, is it clear? तो मतलब दोनों में से कोई सा भी तरीका आप यूज करो, चाहे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लो, चाहे तो आप डायरेक्टली दो पॉइंट पता है और उस पर वेक्टर अगर लिखना हो तो सिंपल तरीका होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इफ यू आर एबल टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, इट इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं दोबारा। नाउ तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इट मींस आई कैन कॉल हियर, say for example, it means directly I can write like that. See, this is the point P1 here, this is the point P2 here, this was, it is nothing but x1 y1 z1, अभी 2 मिनट पहले किया, ये वाली डिस्टेंस I can write here, it is nothing but x2 y2 and it is nothing but simply z2। अगर इनको वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो P1 P2 वेक्टर, that is equal to x2 minus x1 final minus initial x cap plus y2 minus y1 final minus initial y cap plus z2 minus z1 and it is nothing but simply z cap। ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। क्लियर? अच्छा, मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहते हैं मॉड ऑफ P1 P2, चूंकि नॉर्मली हम ये थोड़ी बोलते हैं अपने घर में, अगर अपनी माँ को बताते हैं मम्मी मैं मान लो घर से जो है बाजार सब्जी लाने गया तो थोड़ा एक्स कैप में चला, थोड़ा वाई कैप, ये नहीं, डायरेक्ट हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 1 किलोमीटर चल लिया, 2 किलोमीटर चल लिया, तो इसीलिए नॉर्मली डिस्टेंस को वेक्टर में न लिखते मैग्नीट्यूड भी इस्तेमाल हो जाता है। तो आई कैन कॉल मॉड ऑफ दिस P1 P2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू L। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये होता है अंडर रूट इट इज नथिंग बट सिंपली x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus it is nothing but simply z1 the whole square। I hope you got the idea, and this is also called as distance formula। Is it clear or not? Distance formula between the 2 points, and it is represented in terms of vector, maybe going like that like that like that। I'm not interested, finally I'm writing magnitude। तो कोई भी 3 पॉइंट इनिशियल के पता हो, तो कोई भी 3 पॉइंट फाइनल के पता हो, वो किसी भी दिशा में मुड़े हो,
फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए और उसका अंडर रूट लेके मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए. दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फार्मूला. आई होप यू गॉट द आइडिया. वेरी वेरी सिंपल है ना. नॉर्मली डिस्टेंस को वेक्टर में ना लिख के हम मैग्नीट्यूड में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप वेक्टर में भी बताना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है. आगे चलते हैं. नाउ सी, in every coordinate system we will try to discuss three things. See, one is differential length, another differential area, another differential volume. See, we are going to discuss three concepts in every coordinate system. One is nothing but differential length. Differential means small length, small. तो लेंथ अगर डिस्कस करेंगे तो डिफरेंशियल लेंथ हो जाएगा. अगर जो है आप एरिया डिस्कस करेंगे, स्मॉल एरिया, देन डिफरेंशियल एरिया. स्मॉल वॉल्यूम मींस डिफरेंशियल वॉल्यूम. क्लियर. तो हम लोग एक एक चीज करके डिस्कस करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में. इफ यू आर डिस्कसिंग कार्टेशियन देन आल्सो यू हैव टू डिस्कस द थ्री. इफ यू आर डिस्कसिंग spherical polar coordinate then also you have to discuss the three. If you are discussing cylindrical coordinate then also you have to discuss the three. All the three you have to discuss one by one by one. So let us start with the differential length. Let us start with the differential length. See here how to discuss the differential length. थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए. It will be very very easily understandable. See, capital X axis, capital Y axis, capital Z, this is axis. All these three axis I am representing. Clear. Small x क्या होगा? Distance हो जाएगा. Small y क्या हो जाएगा? Distance हो जाएगा. Small z क्या हो जाएगा? Distance. Small y distance along y axis. Small z distance along z axis. Small x distance along x axis. Clear. तो मैं लोकेट करता हूं वही फिर पॉइंट. ये पॉइंट P है जो x y और ये क्या है बताइए जरा सा? Z है. क्लियर. आगे चलते हैं. अब देखिए जरा सा. सी, फिर वही बात है. ये पॉइंट P बोर्ड पे नहीं है, थोड़ा यहाँ पे. इसका मतलब थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे भी है, थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे भी है, थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे भी. तीनों की डिस्टेंस ली गई है. बोर्ड पे अगर रख देंगे फिर पॉइंट को तो फिर x में डिस्टेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि पॉइंट अगर यहाँ है तो ये पॉइंट अगर एग्जैक्टली यहाँ है तो फिर बोर्ड जो है यहाँ पे नहीं है ना. आई होप यू गॉट द आइडिया. क्लियर. तो आगे चलते हैं. देखिए सी, तो ध्यान से देखिए जरा सा. तो फॉर एग्जांपल, तो दिस इज द पॉइंट P और यू कैन कॉल इट एज P. कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, तो ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट P बोर्ड पे नहीं है, बोर्ड से थोड़ा सा हटके. जब ये पॉइंट बोर्ड से थोड़ा यहाँ पे अगर ये पॉइंट लाई करेगी तभी तो मेरे को ये डिस्टेंस भी मिलेगा, ये डिस्टेंस भी मिलेगा और यहाँ से भी ये डिस्टेंस मिलेगा. तीनों डिस्टेंस मिलेंगे. क्लियर. तो ये समझ लीजिए जरा सा, बोर्ड पे नहीं है पॉइंट. क्लियर. बोर्ड से थोड़ा सा आगे है. समझ में नहीं आ रहा? अरे भाई, ये देखो, ये वाला अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाला जो प्लेन हो गया एक्जेड प्लेन हो गया. इस तरफ का डिस्टेंस तो y में होगा, तो y का होना जरूरी है. तो ये पॉइंट जो है y की तरफ में तो है. उसी तरह अगर ये वाला x है और ये वाला y है तो ये वाली प्लेन कौन सी होगी? xy होगी. इस डिस्टेंस का नाम क्या दिया जाएगा? z. ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, z दिखाई तो दे रहा है. दोबारा आ जाइए. ये वाला पॉइंट, ये वाला एक्सिस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z है. इस प्लेन का नाम क्या माना जाएगा? yz. yz से जितना दूर आओगे तभी तो x मिलेगा. अगर yz पे ही खड़े हो जाओगे तो x तो यहाँ पे ही रहोगे, तो फिर x तो है ही नहीं. x तो इधर में है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर. आई होप यू गॉट द आइडिया. इसीलिए पॉइंट बोर्ड पे नहीं है, बोर्ड से थोड़ा सा आगे है. अगर आपको समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो फिर मैं समझा दूंगा. बट आई होप यू गॉट द आइडिया. क्लियर. अब देखिए जरा सा, व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट द स्मॉल लेंथ, डिफरेंशियल लेंथ. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ अगर होगा तभी तो चलेंगे. अभी तो पॉइंट है, पॉइंट का तो कोई लेंथ ही नहीं होता है. लेंथ तो जब मिलेगा थोड़ा दूर मैं चलूंगा ऐसे, तब लेंथ मिलेगा. क्लियर. अच्छा, आदमी एक ही है, मैं अकेला ही हूं. एक ही समय पे सारे दिशा में कैसे बिखर जाऊंगा? तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे. क्लियर है? यहाँ पर इसका मतलब इस पॉइंट से तीन ही दिशा में बढ़ सकते हैं, एक्स वाई जेड. तो मैं तीनों दिशा में थोड़ा थोड़ा चलता हूं तभी तो लेंथ मिलेगा. अच्छा देखिए जरा सा, इस पॉइंट में थोड़ा सा एक्स में चलना चाहता हूं, तो एक्स तो इस डायरेक्शन में दिखाई दिया आपको. देखिए ये एक्स डायरेक्शन है,
यहाँ से थोड़ा सा चलते हैं एक्स डायरेक्शन में। सिर्फ एक्स में चलना है या वाई में भी चलना है? अच्छा, वाई तो इस तरफ है, जब यहाँ चल चुके तो थोड़ा सा इधर चलिए जरा सा, वाई डायरेक्शन एक ही चीज है जो चलेगी, कई चीज थोड़ी है। अभी एक्स में चल चुके हैं, वाई में चल चुके हैं, अब एक और चलना है किस तरफ? जेड। तो जेड तो ऊपर की तरफ है, खड़ा है, देखिए ये जेड है, तो यहां से आपको थोड़ा सा जेड में आप चल गए। जब एक्स में भी चल लिए, वाई में भी चल, एक पॉइंट था, एक आदमी था जो थोड़ा एक्स में चला, थोड़ा वाई में चला, थोड़ा जेड में चला, चलने के बाद किसी एक पॉइंट पे तो आ गया होगा। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूं ये पॉइंट अब पी नहीं है बल्कि पी डैश। आई होप यू गॉट द आइडिया। अच्छा, बहुत छोटा लेंथ का मतलब 2x नहीं हो जाएगा, dx मानेंगे इसको। ये dx, ये dy, ये dz, इसका मतलब अब पुराने और नए पॉइंट में उतना ही का तो फर्क आएगा जितना चला होगा। इसका मतलब पुराना पॉइंट अगर x था तो नया पॉइंट x प्लस dx हो जाएगा, y प्लस dy हो जाएगा। इसको मैं dx मान लेता हूं, इसको मैं dy मान लेता हूं, इसको मैं dz मान लेता हूं। तो सिमिलरली z में भी थोड़ा शिफ्ट होगा, दैट इज नथिंग बट z प्लस dz। आई होप यू गॉट द लॉजिक व्हाट आई नीड टू डिस्कस हियर। अगेन, इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर वेक्टर लिखना चाहें, इट इज नथिंग बट पी पी डैश वेक्टर। ध्यान से देखिए जरा सा, पी पी डैश वेक्टर। दोबारा, अब इसमें कोई ट्रायंगल लॉ लगाएगा, क्या लगाएगा, उसमें पता नहीं कितना कंफ्यूज होगा। हमें तो ये पॉइंट को वेक्टर लिखना है, तो डायरेक्ट लिखो ना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। दिख भी तो रहा है किसी भी एरो पे जो पॉइंट होगा वो फाइनल और इनिशियल वाला, और जो पीछे वाला इनिशियल। ये तो पीछे वाला है और पीछे वाला ये इनिशियल है, और एरो वाला फाइनल। वेक्टर लिखने का तो सिंपल सा तरीका होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। इज इट क्लियर और नॉट? तो फाइनल एक्स प्लस डी एक्स, इनिशियल इज एक्स, एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा डी एक्स, साथ में एक्स कैप। आई होप यू गॉट द आइडिया। प्लस सिमिलरली फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट, वाई प्लस डी वाई माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल, दिस इज डी वाई वाई कैप प्लस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, नॉट दिस इज कैपिटल जेड नहीं है, ये स्मॉल जेड है क्योंकि हमारा नोटेशन शुरू से ही है। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, जेड जेड कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ बचेगा आपका, इट इज नथिंग बट डी जेड। आई होप यू गॉट द आइडिया। अच्छा, ये जो पी पी डैश है बहुत बड़ा वेक्टर है या छोटा वेक्टर? छोटे, थोड़ा ही डिस्प्लेस तो है, तो इसका मतलब इसको छोटा लेंथ भी बोल सकते हैं, डीएल वेक्टर। जिस तरह पिछले वाले में एल माना था बड़ा लेंथ को, डिस्टेंस फार्मूला अभी बताया था, तो ये तो छोटा लेंथ है ना, तो छोटा लेंथ है तो इसको डीएल वेक्टर मान ले। आई होप यू गॉट द आइडिया, कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल लेंथ। थोड़ा बहुत समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में तो आया होगा जहां तक मेरे को लगता है। क्लियर? आप इसको कोशिश करिए समझने की। आप इसमें लॉजिक ये था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट था, उसको हम थोड़ा चलाना चाह रहे थे, तो थोड़ा डीएक्स में चलाया, थोड़ा डीवाई में चलाया, थोड़ा डीजेड में चलाया। शिफ्टेड पॉइंट जो आया उन दोनों के बीच का लेंथ तो स्मॉल लेंथ ही मिलेगा, लार्ज लेंथ नहीं मिलेगा, क्योंकि चले ही थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा समझ में आया? वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं नाउ। वंस अगेन, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल लेंथ, स्मॉल लेंथ। आगे चलते हैं नाउ। वंस अगेन let us proceed further. Now let us see the concept of differential area. Let us see the concept of differential area. देखिए जरा सा, तो दोबारा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए जरा सा, see for example, ये वाला again, see here like that, this is nothing but simply here x axis, this is here a y axis, this is here a z axis. again मैं आपको अगर दोबारा बना लेना चाहूँ तो ये पॉइंट P ले लूंगा, तो इसका छाप मैंने गिरवाया था तो यहाँ पे आ गया था, तो P डैश बन गया था, क्योंकि ये वाली Z है। जब एक्चुअल में तो ऐसे फ्लैट है ना, ऐसे नहीं है, ऐसे फ्लैट है। जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ पे जो मेरा पॉइंट गिरेगा वो Z के कितने हाइट पे होगा? 0। तो इसीलिए सिर्फ एक्स वाई मान लेते, तो हम लोगों ने किया था। क्लियर? आगे चलते हैं। तो दोबारा मैं आपको इसका 2 डायमेंशन व्यू बनाता हूँ। देखिए जरा सा, सी, ये 2 डायमेंशन नहीं, 3D से ही समझते हैं। देखिए जरा सा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अच्छा, एक बात बताइए, यहां देखिए इस जगह पे, तो एक्स को मिटाता हूं, ये आप समझिए जरा सा, एक्स इज इक्वल टू, ये जड़ है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये देखिए जरा सा, ये ओरिजिन है, ये वाला जड़, ये ओरिजिन है। ओरिजिन पे एक प्लेन है, ये देखिए जरा सा, वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 0 भी है तो एक प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है जिसका नाम वाईजेड प्लेन है। उसी तरह अगर थोड़ा सा आगे आ जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे भी एक प्लेन है yz प्लेन। यहाँ पे आ जाइए, x की वैल्यू 2 पे भी एक प्लेन है, तभी तो मेरे को यहाँ से पूरा xy प्लेन ऐसे, सॉरी yz प्लेन ऐसे दिखेगा, पूरा yz प्लेन। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका मतलब yz प्लेन सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे है, या yz प्लेन x इक्वल टू 1 पे भी है, yz प्लेन x इक्वल टू 2 पे भी है, yz प्लेन x इक्वल टू 3 पे भी है। आई होप यू गॉट द आइडिया। मतलब ये जो yz प्लेन है ऐसे आपकी तरफ पूरा प्लेन है,
जो x की वैल्यू 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, मतलब x की वैल्यू 0 पे एक yz प्लेन है, तो x की वैल्यू 1 पे भी एक yz प्लेन है, 2 पे भी yz प्लेन है। आई होप यू गॉट दैट। मतलब ये प्लेन एक पत्ता नहीं है, बल्कि एक बॉक्स है जो आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे फील कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब जो मैं लेना चाह रहा हूं डिफरेंशियल, आई वांट टू कंसीडर डिफरेंशियल एरिया, स्मॉल एरिया में कंसीडर। वैसे तो ये प्लेन बहुत बड़ा, ऊपर तक जाओ इन्फिनिटी, यहां तक जाओ इन्फिनिटी, यहां तक जाओ इन्फिनिटी, बट आई डोंट वांट टू कंसीडर इन्फिनिटी, स्मॉल 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 स्मॉल। So what I'm going to do is I'm going to take a small box here, small box, cubic rectangular box है। लेकिन ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में प्रॉब्लम क्या है वो देखिए जरा से। ये तो बहुत सिर्फ 2 डायमेंशन दिख रहा, लेकिन इसमें इसका मतलब इसमें y तो दिख जाएगा, z दिख जाएगा, x भी दिखाना है। इसका मतलब एक क्यूब जो मैं बनाऊं कुछ इस तरह से बनाऊं। ये देखिए जरा सा, ये हो गया। अब देखिए इसमें ये वाली डिस्टेंस चूंकि x है तो ये वाली डिस्टेंस x हो गई, ये वाली डिस्टेंस z है, देखिए जरा सा z है तो ये वाली z हो गई। इधर को अगर चलेंगे ये वाली डिस्टेंस देख लीजिए, ये वाली डिस्टेंस y हो गई। तीनों डिस्टेंस हमको मिल रहे हैं, क्लियर है यहाँ पर। तो 3 डायमेंशन व्यू है, तो 3 डायमेंशन व्यू बना दिया। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूं, किसी को अगर एक बॉक्स ये मान लीजिए, इस तरह एक बॉक्स है आपके सामने ऐसे रख दिया जाए और यहां से अगर बोला जाए सामने से देखो, तो सामने से पूरा बॉक्स थोड़ी दिखेगा, यही पत्ता दिखाई देगा। इसका मतलब सिर्फ इसका लेंथ और ब्रेड दिखाई देगा, पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई देगा। तो लेकिन आपको समझाने के लिए 3 डायमेंशन जरूर बना दिया गया है। लेकिन अगर मैं दोबारा अगर मैं आपको बनाऊं ये y और ये z, किसी को बोला जाए भाई तुम सामने से देखो, तो सामने से तो सिर्फ आपको ये चौकोर पार्ट ही दिखाई देगा। तो ये वाला चौकोर पार्ट मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। क्लियर है यहाँ पर? आई होप यू गॉट द आइडिया। इज इट क्लियर? दोबारा चलते हैं। अच्छा ये y तो डिस्टेंस होगा, बड़ा डिस्टेंस होगा, लेकिन हमने बहुत बड़ा लिया है या स्मॉल लिया है डिफरेंशियल, इसीलिए मैं इस डिस्टेंस को जो है dy बोल देता हूँ। क्लियर है यहाँ पर? स्मॉल स्मॉल ही हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। y क्यों? क्योंकि ये मिल रहा है y एक्सिस पे। उसी तरह इस डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं, इस डिस्टेंस के बारे में, ये वाली डिस्टेंस, तो ये z पे आके मिलेगा, इसीलिए मैं इसको dz बोल देता हूँ। इसका मतलब ये जो एरिया अगर मैं लेंथ इनटू ब्रेड करना चाहूं तो किसी भी प्लेन में या वाईजेड प्लेन में, तो इसीलिए मैं इसको बोलूंगा डिफरेंशियल एरिया वाईजेड प्लेन में, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड, दैट इज नथिंग बट dx, इट इज नथिंग बट सिंपली dy। अच्छा देखिए नॉर्मली एरिया हम 4 मीटर स्क्वायर बोल देते हैं, 5 मीटर स्क्वायर बोल देते हैं, लेकिन सिर्फ 4 मीटर स्क्वायर और 5 मीटर स्क्वायर बोलने से नहीं चलेगा, उसके आगे की भी कहानी आपको करनी होगी। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, ये जो एरिया आपको दिखा, ये जो एरिया आपको दिखा, ये जो एरिया आपको दिखा, वो यहां से देखने से दिखा, 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 या इसके परपेंडिकुलर देखने से दिखेगा? ऐसे देखोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे देखोगे तो भी, सामने से ही देखना पड़ेगा तब ये चौकोर दिखेगा। इसका मतलब अगर ये y है और ये z है तो ये क्या होगा बताइए जरा सा? x एक्सिस। तो x एक्सिस जो परपेंडिकुलर है उसी डायरेक्शन में देखेंगे तो ये एरिया दिख पाएगा। तो इसीलिए हम इसके साथ डायरेक्शन लगाते हैं x कैप। x कैप जो है देखने वाला डायरेक्शन है, देखने वाला। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? तो आपको इतना समझ में आ गया होगा हमेशा हम एरिया के साथ वेक्टर क्यों लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि यहां से एरिया नहीं दिख सकता, यहां से भी नहीं दिख सकता, यहां से देखोगे तो लाइन दिखेगा, यहां से देखोगे तो लाइन दिखेगा, यहां से देखोगे तो लाइन दिखेगा, यहां से देखोगे तो लाइन। मेरे इस 2 डायमेंशन की बात हो रही, इस बॉक्स को अगर देखना चाह रहे हैं, चौकोर बॉक्स को, तो आपको यहीं से देखना पड़ेगा। इस एरिया को देखना है तो इसके सामने से ही देखना पड़ेगा। और सामने वाला एक्सिस आप अगर ध्यान रखिए तो एक्स एक्सिस है, ये देखिए y है, ये z है, ये वाली एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब एरिया के साथ हमेशा आज के बाद कोई भी कंपोनेंट लगेगा या परपेंडिकुलर कंपोनेंट लगेगा। ये x, ये क्या हो गया? ओहो, वाई जेड है ना, तो ये dy और dz का मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो ये dy और ये dz। समझ में आ गया आपको? तो दो लेंथ और ब्रेड का प्रोडक्ट, डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर। तो उसी तरह वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। उसी तरह एनालॉजी से आप बताइए, एरिया अगर मुझे y x का लिखना होगा तो dy dx। अच्छा यहां बताइए y और z लिया तो x कैप लिया, y और x लिया तो मैं लगा दूं z कैप। आगे चलते हैं। उसी तरह डिफरेंशियल एरिया अगर मुझे x z का अगर लिखना हो वेक्टर में तो dx लूंगा, dz लूंगा, और साथ में x और z आ गया तो एक ही बचा नाम y, दैट इज नथिंग बट सिंपली y कैप। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? तो एरिया कंपोनेंट आज के बाद कभी भी लिखना हो तो दो का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कंपोनेंट एज ए यूनिट वेक्टर। आई होप यू गॉट द आइडिया। वेरी वेरी सिंपल।
कोई बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा, आसान रहा होगा। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए जरा सा डिफरेंशियल, ये रीजन आपको पता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमेशा जिंदगी भर पता ही नहीं चलेगा कि हम क्यों डायरेक्शन लगा। भाई इस एरिया को देखना है तो इसके परपेंडिकुलर से ही दिखेगा, और y और ये z है तो परपेंडिकुलर x ही होगा। ये देख लो ना, ये y है और ये z है, ये परपेंडिकुलर है x। ये ऐसे भले ही बनाया लेकिन है तो ऐसे ही ना। आगे चलते हैं और एक बार देखिए जरा सा, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डिफरेंशियल वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम को अगर समझने की कोशिश करिए, ये वॉल्यूम देखना पड़ेगा तो लेंथ देखना पड़ेगा, ब्रेथ देखना पड़ेगा, या हाइट भी देखना पड़ेगा, मतलब तीन एक्सिस देखने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक बात पूछूं, इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए, इस पॉइंट पे, पीछे वाली, सामने वाली नहीं, पीछे वाली। अगर इस क्यूब का पीछे वाला पॉइंट और इस पॉइंट पे खड़े होकर मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट बोला जाए, तो ये देखना होगा, ये देखना होगा, या तीनों देखने होंगे? तीनों ही देखने होंगे। इसका मतलब कोई एक एक्सिस को खास प्रेफरेंस नहीं है, तीनों को ही लेना होगा। एक्स भी लेना होगा, वाई भी लेना होगा, जेड भी लेना होगा, तभी एक कंप्लीट वॉल्यूम आएगा। इसीलिए वॉल्यूम में ये नहीं बोलते कि किसी एक्सिस को इंपॉर्टेंस देंगे, तो तीनों ही लेना होगा। इसीलिए हम वॉल्यूम को कभी वेक्टर में नहीं लिखते। इसलिए वॉल्यूम जब भी लिखा जाता है तो डी एक्स डी वाई और साथ में dz लिख दिया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आज के बाद हम वॉल्यूम जो है स्केलर नहीं लिखेंगे, बल्कि वॉल्यूम जो है वेक्टर लिखेंगे। तो डिफरेंशियल लेंथ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, स्मॉल लेंथ। किसी एक पॉइंट को स्मॉल चलाओगे थोड़ा थोड़ा, तभी एक लेंथ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल लेंथ। डिफरेंशियल एरिया का मतलब बहुत बड़ा स्पेस था, हमने उसका एक छोटा सा लिया। छोटा सा एरिया जब भी लिया तो उसका लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई किया, यूनिट वेक्टर। लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं, तीसरा वाला y और z हो गया है तो y और z छोड़ के तीसरा x बचेगा। डिफरेंशियल वॉल्यूम हमेशा ही स्केलर में लिखा जाएगा, क्योंकि x नहीं, y नहीं, z नहीं, तीनों को ही लेना पड़ेगा। जब तीनों को ही लेना है तो फिर वेक्टर लेने की क्या जरूरत है? लिख दीजिए बस फटाफट। आई होप यू गॉट द आइडिया। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस विद द cylindrical coordinate system. Let us discuss with the cylindrical coordinate system. See, एक मिनट टाइम दे दीजिए बस। So let us start cylindrical coordinate system. Try to understand here. Once again, try to see here. देखिए जरा सा। तो again I am starting. See for example, three-dimension system here. This is x-axis, this is y-axis, and this is nothing but simply z-axis. देखिए जरा सा। See, थोड़ा सा ध्यान से देखिए जरा सा। Say for example, again I am taking, see this point P here, which is nothing but represented as P of x comma y comma z. Say for example, ये point जो exactly बोर्ड पे नहीं, मैंने पहले ही बोला था, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा डिस्टेंस चाहिए x के लिए, इसलिए भी। अच्छा एक बात बताइए जरा सा, अगर इसका इमेज लूं इस तरह से, तो डेफिनेटली ये जो है आके इस प्लेन पे गिरेगा, ये वाला आपका एक्स वाई प्लेन है, ऐसे गिरेगा आके। तो I'm writing here P dash, it is nothing but simply x and y. Is it clear? There is no z component, क्योंकि इस जगह पे z की वैल्यू जीरो है, तो इस पूरे जगह पे z की वैल्यू जीरो है। हाँ x y कुछ भी हो सकता है लेकिन z जीरो है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हो गया। अगर इसका टू डायमेंशनल व्यू देखिए जरा सा, इस वाले पार्ट को देखिए जरा सा। सी दिस इज नथिंग बट सिंपली x here, सी दिस इज नथिंग बट सिंपली y here. I am taking this point here, it is nothing but P dash, it is nothing but simply x comma, it is nothing but y. See here, ये देखिए जरा सा, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक आपको याद होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस जो था x था। ये वाली डिस्टेंस जो y एक्सिस के अलोंग, इट इज नथिंग बट सिंपली स्मॉल y। अच्छा थोड़ा और रिकॉल करिए जरा सा, हम लोग x के साथ x कैप लिखा करते थे, क्या मीनिंग हो गया देखिए जरा सा। अच्छा x यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस डायरेक्शन में जो स्मॉल x होगा उसके साथ x कैप लिखा जाएगा। x कैप तो आप जानते ही होंगे, इसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं बताइए जरा सा। यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है x की वैल्यू। x ये देखिए
0 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में हम लोग x को लिख रहे हैं, तो x कैप का मतलब वो डायरेक्शन है जहां वैल्यू x की 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे हो रही, तो इसका मतलब x कैप की डायरेक्शन में x क्या हो रही बताइए जरा सा, इंक्रीजेस। उसका मतलब मैं अगर लिखना चाहूं x कैप, तो ये कुछ भी है या डायरेक्शन है, डायरेक्शन है। ये वाली डायरेक्शन अगर x कैप की है, इस डायरेक्शन में x की वैल्यू तो इंक्रीज ही हो रही ना, इट इज नथिंग बट सिंपली डायरेक्शन along which small x increases. I hope you got the idea. Similarly, अगर आप y के साथ y कैप लिख रहे हैं तो y कैप is the direction along which what increases, y increases. z कैप अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो z कैप वो डायरेक्शन है जहां पे z की वैल्यू क्या हो रही बताइए जरा सा, इंक्रीज हो रही। तो ये यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है। देखिए जरा सा हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसको अगर समझने की कोशिश करिए तो देखिए जरा सा, तो ये देखिए जरा सा, ये तो ओरिजिन है और ये वाली पॉइंट एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन पे है। देखिए जरा सा, ये जो डिस्टेंस होगा जिस पॉइंट पे एक्स वाई लाई कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन इन द एक्स वाई प्लेन, दैट डिस्टेंस वी आर रिप्रेजेंटिंग लाइक दैट, आइदर यू रिप्रेजेंट रो और यू रिप्रेजेंट एस। एस से भी लिख सकते हैं, किताब एस से भी लिखता है, तो आप चाहे जो कह लीजिए। तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन पे जहां पे पी डैश एक्स वाई होगा ओरिजिन से, वो डिस्टेंस अगर रो है तो इसका मतलब ये तो ओरिजिन है, ये वाली पी डैश एक्स वाई है, उसका मतलब ये डिस्टेंस अगर लिखना चाहे तो इट इज नथिंग बट सिंपली रो। रो लिख लीजिए चाहे एस बोल दीजिए, किताब दोनों ही बोलता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये वाली जो लाइन है एग्जैक्टली एक्स पे नहीं है, एग्जैक्टली वाई पे नहीं है, थोड़ा एंगल है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इट इज दिस एंगल आई एम एज्यूमिंग एज नथिंग बट सिंपलीफाई, मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल मेजर किया जाएगा ये वाली, ये एंगल, तो उसको फाई बोलेंगे। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल हम लोग मेजर करेंगे दैट एंगल इज नथिंग बट सिंपली फाई। आई होप यू गॉट द आइडिया। एक्स से मेजर करना है एंगल, एक्स से मेजर करना है एंगल, दैट एंगल विल बी नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज फाई। आगे चलते हैं और देखिए जरा सा, सी, तो थोड़ा और प्रोसीड करते हैं, हम क्या चाह रहे हैं वो देखिए जरा सा, सिलेंडर बनाना है ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अच्छा एक बात बताइए, इस जगह पे z कितना है बताइए जरा सा, यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 है ना, एक्स वाई और ये ओरिजिन तो z 0, z 0 पे ये देखिए ये z एक्सिस मान लीजिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये z एक्सिस हो गया। इसको अगर मैं घुमा दूं इस तरह से तो एक सर्किल बन जाएगा, ये देखिए इसको ऐसे घुमा दीजिए तो एक सर्किल बन जाएगा, क्लियर। ये z 0 पे है, थोड़ा सा आगे z 1 पे आइए, ऐसे घुमा दीजिए, z 2 पे आइए और ऐसे घुमा दिए तो एक शेप पाइप की तरह आएगा, दैट इज कॉल्ड अ सिलेंडर। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो इसका मतलब ये हो गया, z एक्सिस को फिक्स रख के उसके अगल बगल सर्कल बनाओ, ये देखिए ये सर्किल बनाएगा, ये और ये सर्किल बनाएगा, ये सर्किल बनाएगा। अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए तो इट विल बी एनीथिंग और इट विल बी जस्ट लाइक सिलेंडर, बताइए जरा सा। तो ये सिलेंडर आपका बन जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। ये जरूरी नहीं है आप x को फिक्स रख के इसके अबाउट सिलेंडर ऐसे बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं है y को फिक्स कर रखे इसके अबाउट सिलेंडर बना लीजिए इस तरह से, तो कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग z को एक लाइन रख रहे हैं, उसके अबाउट एक सर्कल घुमाएंगे, उसके अबाउट एक सर्कल बनाएंगे, तो वो सिलेंडर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो आई होप यू गॉट द आइडिया, नॉट एट ऑल अ बिग इशू। आई होप यू गॉट द आइडिया लिटिल बिट। क्लियर है यहाँ पर? तो कैसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है थोड़ा बहुत आपको तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे किया क्या है, z को ऐसे रखा, उसके अबाउट सर्कल, उसके अबाउट सर्कल, उसके अबाउट सर्कल, तो सिलेंडर आपका बनता चला जाएगा, नो इशू। और आगे चलते हैं, देखिए जरा सा, सी, अच्छा यहाँ पर देखिए जरा सा, जब भी आज के बाद एक एडवाइजेबल है, अगर जब भी थीटा पाई अगर आपको दिखाई देना तो कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा जब लिखो, और जो आसानी से यूज हो जाए उसको यूज कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि कॉस थीटा निकालना साइन थीटा निकालना, जो आपको आसान लगे जो इजी लगे वो यूज कर लो। यहाँ भी एंगल दिख रहा फाई, तो मैं सब कुछ निकाल देता हूँ, कॉस फाई भी निकाल देता हूँ, साइन फाई भी निकाल देता हूँ, सब कुछ निकाल, साइन फाई कॉस फाई आएगा तो टेन फाई तो निकल ही जाएगा। तो कॉस फाई निकालते हैं, देखिए जरा सा, जहां पे एंगल होगा, ये एंगल है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ये देखिए ये एंगल है, ये बड़ा और ये छोटा। छोटा हमेशा बेस होता है, बड़ा हमेशा हाइपोटेनिस होता है। क्लियर है यहाँ पर? तो cos थीटा इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेनिस, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, बेस को हमने x माना है और हाइपोटेनियस ये है और इसका हमने रो माना है, या s चाहे जो भी मान लीजिए, s लिखिए चाहे रो लिखिए। तो दिस इंप्लाइज x is equal to, it is nothing but simply rho cos phi. I hope you got the idea. Similarly sin phi, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनिस, तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये y है तो डेफिनेटली दिस विल बी आल्सो इट इज y. sin phi is nothing but perpendicular by hypotenuse, that is y divided by it is nothing but rho. So this implies y is equal to, it is nothing but rho sin phi. I hope you got the idea. sin phi cos phi पता ही है,
तो tan फाइव भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो जरूरत नहीं है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने x निकाल लिया, y निकाल लिया, क्लियर है। यहाँ पर अगेन देखिए जरा सा, ये देखिए अगेन, अगर मैं दोबारा अगर इस पॉइंट को दिखाऊं, ये x है, ये y है, और ये आपका z है, ये वाली पॉइंट पर्टिकुलर p है, p is nothing but simply x, y, it is nothing but simply z. If I take the image over here, so this is falling here, this is p dash, it is nothing but simply x comma y. देखिए इसका छाप लिया गया है। अच्छा एक बात बताइए, एक्स वाई जेड अगर होता तो ऐसे लीनियर होता, जेड होता तो भी ऐसे लाइन होता, एक्स होता तो भी ऐसे लाइन होता, लेकिन आज लाइन रखने से ही सिलेंडर बनेगा या फिर सर्कल शेप बनाना होगा, सर्कल शेप बनाना होगा, क्लियर है। यहाँ पर बिना सर्कल शेप के कैसे सिलेंडर बनेगा? आप अगर ये जेड ऐसे रखेंगे और इसके करीब ऐसे सर्कल बनाएंगे तो ही तो सिलेंडर बनेगा ना। तो इसका मतलब जेड को जेड ही रहने दीजिए, बाकी चेंज कर दीजिए। हमने दो एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट यूज किए, दो एक्स्ट्रा नोटेशन यूज किए हैं, रो और फाई, तो इसका मतलब z को तो हम इसमें z ही रख रहे हैं, क्योंकि z के अबाउट ये z ऐसे रख के ही हम उसके अबाउट सर्कल बना रहे हैं। बाकी जो हम चेंज कर रहे हैं, इसको मान लीजिए हमने नया नाम दे दिया फाई, इसको नया नाम दे दिया हमने रो। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो मॉडिफिकेशन, अच्छा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक कानून होता है, वो ध्यान से सुनिए जरा सा। चाहे आप सिलिंड्रिकल बनाइए, चाहे स्फेरिकल बनाइए, चाहे जो है आप कार्टेशियन बनाइए, ये तीन एक्सिस ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, उसी तरह ये तीन भी आपस में हमेशा परपेंडिकुलर, ये कानून होता है, क्लियर। अदरवाइज सारा एनालिसिस फेल हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने x को रो और फाइव में लिख दिया, y को हमने रो और फाइव में लिख दिया, z में तो कोई चेंज ही नहीं किया था, तो इसका मतलब z आपका जो है z ही रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम जो है थ्री मान लेते हैं, क्लियर है। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। इज इट क्लियर? मतलब पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो इसका मतलब ये इक्वेशन वन है, दिस इज इक्वेशन वन, आई एम स्क्वायरिंग, दिस इज इक्वेशन टू, आई एम स्क्वायरिंग, then adding. This implies right side also square square and then add, that is rho square, it is nothing but simply cos square phi plus rho square, this is nothing but sin square, it is nothing but simply phi. तो x square plus it is nothing but y square, that is rho square, cos square rho square कॉमन आ जाए तो यहाँ पर cos square phi plus it is nothing but simply sin square phi, cos square phi plus sin square phi 1 हो जाएगा। तो this implies x square plus y square, that is nothing but simply rho square, this implies rho is equal to under root, it is nothing but simply x square plus y square। एक्चुअली में कल कर क्या रहे हैं, x को चाहे रो और फाई के टर्म में लिखे, चाहे रो को x और y के टर्म, मतलब कार्टेशियन को सिलिंड्रिकल में लिखे, चाहे सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल को कार्टेशियन में लिखे, तो जो मर्जी वो करते रहिए, कोई मतलब एक बार कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिया तो बाकी नहीं भी चाहेंगे तो अपने आप आता रहेगा। देखिए जरा सा, अगर यहाँ देखिए जरा सा साइन, अच्छा मैं टू बाई वन अगर कर दूं, टू डिवाइडेड बाई वन, से फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई वन, दैट इज नथिंग बट सिंपली रो इट इज साइन फाइव divided by it is nothing but rho it is cos phi, that is equal to y upon x, rho cancel, sin phi by cos phi, that is equal to tan phi, that is equal to y divided by x, तो phi is equal to tan inverse, it is nothing but simply y by x। इसका मतलब जिस तरह आपने रो को xy में लिखा है उसी तरह phi को भी xy में लिखा है। z देखिए, z में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो z आपका z ही रहेगा, क्लियर है यहाँ पर। आई होप यू गॉट द आइडिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखिए जरा सा, तो मैंने एक बात बोली थी, अगर आपको याद है या नहीं आई डोंट नो, इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर पढ़ेंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है तीन चीज पढ़ना है, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल एरिया, उसके बाद डिफरेंशियल वॉल्यूम। ये तीन चीज अगर आप पढ़ लें तो चीज बहुत आसान है, क्लियर। तो देखते हैं दोबारा हम लोग प्रोसीड करते हैं। एक बार और आप जरा सा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, फिर जब समझ में आ जाए तो ही कॉपी करिए, क्लियर। तो दोबारा मैं आपके सामने बनाता हूं, ये देखिए जरा सा, सी अगेन, ये x है, ये y है और ये z है, ये वाली पॉइंट है p, दिस इज नथिंग बट x y z। ये एग्जैक्टली exactly दीवार पे नहीं है, दीवार से थोड़ा आगे है। जब मैं इसका छाप यहाँ पे लाके गिराऊंगा तो यहाँ कहीं आके ये गिर जाएगा और इसका नाम हम दे देंगे p डैश x कॉमा y। आपको याद होगा तो ये वाली डिस्टेंस हम लोगों ने रो लिया था, ये वाले एंगल हम लोगों ने जो है फाई लिया था, याद आया आपको? आगे चलते हैं।
इस वाले पार्ट का अगर टू डायमेंशन व्यू देखिए तो ये है टू डायमेंशन व्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए जरा सा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाली डिस्टेंस इज नथिंग बट सिंपली रो, एक्स जो से जो एंगल है दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज फाई। इसका मतलब फाई के बारे में कभी भी आपसे पूछे तो आप बोलेंगे फाई वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं दोबारा। तो ये डिस्टेंस आपकी जो है, ये वाली जो है रो है, ये फाई है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा दोबारा मैं आपसे अगर पूछूं स्मॉल एक्स क्या है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, स्मॉल वाई क्या है, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, स्मॉल जेड क्या है, डिस्टेंस अलोंग जेड एक्सिस। उसी तरह कैपिटल एक्स क्या याद करिए, कैपिटल कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ये सारे तो एक्सिस हैं। क्लियर? एक्स कैप याद करिए, एक्स कैप तो वो डायरेक्शन था जिसमें एक्स की वैल्यू हमने ली थी, तो एक्स कैप और आगे जाएंगे तो और ज्यादा वैल्यू एक्स की लेनी पड़ेगी। तो एक्स कैप तो यूनिट वेक्टर है जिस दिशा में एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या होगी बताइए जरा सा, इंक्रीज करेगी। वाई कैप वो डायरेक्शन है जहां पे y की वैल्यू इंक्रीज करेगी, z कैप वो डायरेक्शन है जहां पे z की वैल्यू इंक्रीज करेगी। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा तो उसी तरह याद करिए, अगर x कैप की डायरेक्शन में x बढ़ता है, y कैप की डायरेक्शन में y बढ़ता है, तो z कैप की डायरेक्शन में क्या होगा, z ही बढ़ेगा। उसी तरह अगर यहाँ पे रो कैप डिफाइन करना चाहें, इसका मतलब सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूं। तो हम लोग को तीन चीज इसमें तो पढ़ना ही है। एक तो आपका हो गया डिफरेंशियल लेंथ, देन डिफरेंशियल एरिया, देन डिफरेंशियल वॉल्यूम। अच्छा रिकॉल करिए, dx dx we have taken last in Cartesian coordinate system, dx small distance traveled along x axis, याद करिए जरा सा। dy small distance traveled along y axis, dz small distance traveled along z axis। तो उसी तरह याद करिए, आज तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड नहीं है, बल्कि एक्स तो रो बन गया है, वाई तो फाई बन गया है, जेड जेड बन गया है। इसका मतलब एक्स को हमने dx में थोड़ा बढ़ाया था, तो उसी तरह रो को डी रो में थोड़ा बढ़ाना होगा। तो रो ये वाला मान लीजिए 4 मीटर है, थोड़ा बढ़ाना है तो नीचे आएंगे तो रो बढ़ेगा या ऊपर जाएंगे तो रो बढ़ेगा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीमेंट कर देते हैं। ये डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट सिंपली डी रो। आई होप यू गॉट द आइडिया। स्मॉल डिस्टेंस डी रो। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। उसी तरह याद करिए, डी वाई स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग वाई एक्सेस, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग जेड एक्सेस। उसी तरह अगर आज डी फाई दिखाना हो तो स्मॉल एंगल बढ़ाना होगा। ये जिस तरह याद करिए, dx along x एक्सिस थोड़ा चले थे तो थोड़ा बड़ा ही होगा, y एक्सिस dy y एक्सिस में थोड़ा चले थे तो डी फाई के लिए भी फाई में थोड़ा चलना होगा। अच्छा ये देखिए, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, थोड़ा बढ़ाना है तो यही एंगल यही तो लेनी पड़ेगी, तभी तो ये एंगल इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब डी फाई अगर थोड़ा इंक्रीमेंट करना है तो ये एंगल लेना होगा डी फाई। गॉट द आइडिया? यहाँ नहीं लिख के थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, चल जाएगा ना? आगे चलते हैं। अच्छा देखिए जरा सा, एक्चुअल में अगर आप, अच्छा डीजेड में कुछ करने की जरूरत नहीं, डीजेड तो डीजेड ही है। और एक बात पूछता हूँ आपसे, आप एक बात मेरे को बताइए जरा सा, आप ऐसे सर्किल बनाना चाह रहे हैं तो सर्कल का थोड़ा सा पार्ट अगर हम इससे काट के निकालेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा या कर्व मिलेगा? कर्व कर्व बनेगा तभी तो ऐसे सर्किल जाके बनेगा, तो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो एक छोटा सा सेगमेंट कर्व को हम लोग आर्क बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आर्क, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बताइए जरा सा, आर्क। आई होप यू गॉट द आइडिया, समझ में आया? आगे चलते हैं, डीएल लिखते हैं। देखिए जरा सा, जिस तरह डीएक्स एक्स कैप लिखा था, डी वाई वाई कैप लिखा था, डीजेड जेड कैप लिखा था, तो उसी तरह आज भी रो फाई जेड में भी लिखना पड़ेगा। अच्छा डीएक्स याद करिए जरा सा, स्ट्रेट इंक्रीमेंट, डी वाई स्ट्रेट इंक्रीमेंट, डीजेड स्ट्रेट था, सीधा था, ऐसा था। डीएक्स स्ट्रेट था, यहाँ से डी वाई स्ट्रेट था, डीजेड स्ट्रेट था, लेकिन ये फाई कर्व में है। क्लियर है यहाँ पर? लेकिन डी रो को देखिए, वो तो स्ट्रेट ही है। तो जिस तरह जैसा डीएक्स को डीएक्स एक्स कैप लिख दिया था, तो उसी तरह डी रो को भी मैं डी रो रो कैप लिख देता हूँ, क्योंकि कोई कर्व नहीं है, स्ट्रेट है। लेकिन उसके बाद हमने डी वाई वाई कैप लिखा था, यहाँ पर फाई है, तो फाई को रिप्रेजेंट अगर करना है, एक मिनट, हाँ चलिए देखिए, हाउ टू राइट द डिफरेंशियल लेंथ। जिस तरह से हम लोग dx को सिर्फ dx के साथ
एक्स कैप लिख दिए थे क्योंकि dx एक स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस हमेशा सिर्फ उतना डिस्टेंस लिख के यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो चल जाएगा। उसी तरह डी रो भी देखिए स्ट्रेट ही तो है, तो सिर्फ डी रो के साथ रो कैप। लेकिन डी फाई को अगर देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस स्ट्रेट नहीं है, कर्व है। यहाँ पर जो डिफरेंशियल लेंथ लिखना होगा वो नॉर्मल लेंथ नहीं होगा बल्कि आर्क लेंथ और कर्व्ड लेंथ लिखना होगा। बात समझ में आ नहीं समझ? तो कर्व लेंथ यहाँ पे यूज करना होगा। इज इट क्लियर? तो ये जो कर्व वाला लेंथ लिखने का तरीका ये होता है, कर्व वाला लेंथ वो लिखने का तरीका होता है टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। क्लियर? तो उसको अगर ये वाला डिस्टेंस कोई ले ले तो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक तो रो है, रो, ये वाली एंगल अगर ये डी फाई है तो ये ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, डी फाई रहेगा, तो दैट इज नथिंग बट डी फाई। अच्छा कोई बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस रो थोड़ी है, रो रो तो इतना तक है प्लस डी रो, तो रो प्लस डी रो मल्टीप्लाइड बाय डी फाई। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रो डी फाई प्लस डी रो डी फाई चल जाएगा ना, आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, डी फाई तो अपने आप में स्मॉल है, यहाँ भी डी फाई स्मॉल है, लेकिन यहाँ रो है और यहाँ डी रो है, तो डी रो भी स्मॉल डी फाई भी स्मॉल, स्मॉल इंटू स्मॉल मोर स्मॉल, तो मोर स्मॉल है तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आर्क लेंथ लिखना हो तो उस केस में ओवरऑल लेने की जरूरत नहीं है, स्मॉल इंक्रीमेंट वाला लेंथ लोगे और नहीं लोगे तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्मॉलर आर्क भी रो डी फाई आया, लार्जर आर्क भी रो डी फाई है, ये वाला चीज नेग्लेक्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका मतलब आर्क लेंथ ये वाला ले लें चाहे ये वाला लेके ये नेग्लेक्ट कर दे तब भी बात बराबर है। तो रो डी फाई लिखना होगा, सिर्फ डी फाई नहीं लिखना होगा, रो के साथ डी फाई लिखना होगा। और ये हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं बताइए जरा सा, डी रो के साथ तो रो कैप था, रो डी फाई उस डायरेक्शन में है, मतलब कौन से डायरेक्शन में? फाई डायरेक्शन में। प्लस z को तो हमने चेंज ही नहीं किया, दैट इज नथिंग बट सिंपली dz, साथ में इट इज नथिंग बट सिंपली z कैप। इज इट क्लियर? तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हियर दैट इज कॉल्ड एज कौन सा लेंथ बताइए जरा सा? डिफरेंशियल लेंथ। आई होप यू गॉट द आइडिया, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल लेंथ। आगे चलें। नाउ लेट अस राइट डिफरेंशियल एरिया। एक सिंपल सा तरीका है, अगर आप याद करिए जरा सा, डीएल वेक्टर हम लोगों ने कार्टेशियन में लिखा था dx x कैप प्लस इट इज नथिंग बट dy y कैप प्लस dz इट इज नथिंग बट z कैप। अगर डिफरेंशियल एरिया मैंने xy में लिया था तो dx dy लिखा था, साथ में x कैप y कैप नहीं लिखा, बल्कि इन दोनों को छोड़ के थर्ड वाला z कैप यूनिट वेक्टर। उसी तरह डिफरेंशियल एरिया अगर आज मुझे रो और फाई में लिखना होगा तो dx dy के लिए लिखना था तो dx dy, आज रो और फाई में लिखना है तो ये रो है और ये फाई, फाई सिर्फ डी फाई नहीं है, रो डी फाई है, तो दैट इज इक्वल टू डी रो मल्टीप्लाइड बाई रो डी फाई। जब ये दोनों कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन है तो यूनिट वेक्टर थर्ड है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर थर्ड मतलब जेड कैप लिखना होगा। उसी तरह डिफरेंशियल एरिया फाई और जेड लेना होगा तो फाई कंपोनेंट ये है, जेड कंपोनेंट ये है, तो रो डी फाई यहाँ पे डी जेड। अच्छा यूनिट वेक्टर ये लेंगे या थर्ड वाला लेंगे? तो रो कैप में लिख देता हूँ, आगे चलते हैं। रो कैप, किताब एस कैप भी लिखता है तो आप जो चाहे वो लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशियल एरिया रो और जेड का अगर लिखना हो तभी तो तीनों कंपोनेंट आएंगे, एक्स वाई लिया था, वाई जेड लिया था, एक्स जेड लिया था, तो उसी तरह रो फाई हो गया, फाई जेड हो गया, रो जेड हो गया, रो और जेड वाला ये रो कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट, तो इट इज डी रो, हियर आई एम राइटिंग डी जेड यूनिट वेक्टर, ये भी नहीं ये भी नहीं, ये वाला यूनिट वेक्टर, दैट इज नथिंग बट सिंपली फाई कैप। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हियर डिफरेंशियल एरिया। उसके बाद रिकॉल करिए जरा सा, डिफरेंशियल वॉल्यूम लिखा था तो dx को भी लिया, dy को भी लिया, dz को भी लिया, तो dx dy dz स्केलर क्वांटिटी, याद आया आपको? उसी तरह आज भी अगर डिफरेंशियल वॉल्यूम लिखना हो तो dx की जगह पे ये है, dy की जगह पे ये है, dz की जगह पे ये है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो d रो डी फाई plus dz, not plus, this is dz. It can also be written as rho d rho d phi, this is dz, this is what the differential volume what I have written here. I hope you got the idea. अच्छा रिकॉल करिए जरा सा, x की जो लिमिट थी पिछले वाले कार्टेशियन में, ये x एक्सिस है तो ये आगे कहीं तक भी जा सकती है, पीछे कहीं तक भी जा सकती है, तो x की लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। उसी तरह y की लिमिट ये देखिए पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, z की लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो कार्टेशियन में
एक्स वाई जेड माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, लिमिट ये रहेगी। आज सिलिंडरिकल में ये देखिए, रो तो शुरू यहीं से होगा और कितना भी चला जाए यही चीज घूमेगा, तो लिमिट जो है जीरो से शुरू होगी ना कि माइनस इंफिनिटी से। ये घुमाना है ना, अरे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमे सब सर्कल बनाएगा तो जीरो से ही शुरू होगा कहीं तक चला जाए इंफिनिटी तक, तो रो की लिमिट जो होगी जीरो टू इंफिनिटी। अच्छा फाइ देखिए, यहां से शुरू हुआ फाइ ऐसे आके वापस अगर यहाँ पे आ गया तो फाइ की लिमिट जो हो गई जीरो से लेके 2 पाई। अच्छा जेड 360 डिग्री घूम के वापस आ गया। अच्छा जेड पिछले वाले में जो जेड था आज भी वही जेड है, सिलेंडर का जेड यहां भी लाइए चाहे जेड को पीछे भी लेके जाइए तो जेड की लिमिट तो वही रहेगी जो ऊपर थी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आई होप यू गॉट द लिमिट हाउ टू रिप्रेजेंट these all limits. I hope you got the idea. Now once again दोबारा देखिए जरा सा, सी वंस अगेन अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप जरा सा ध्यान से देखिए जरा सा, सी दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हेयर। Again I am representing, see for example, uh, this is the coordinates I am representing. Say for example this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. Say I am considering this point, actually this is p, this is x comma y comma z। ये exactly बोर्ड पे नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये बोर्ड पे नहीं है, बोर्ड से थोड़ा सा आगे, और ये लाएंगे छाप यहाँ पे कहीं पे गिर जाएगा तो इसका इमेज यहाँ पे मिलेगा जिसमें सिर्फ y और x का नाम होगा। ये है ना, ये एक्चुअल में ये प्लेन ऐसे थोड़ी है, ये ऐसे है, जब ये आके गिरेगा तो एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ z की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब इसमें कोई z का नाम नहीं है, तो इट इज x कॉमा y। आई होप यू गॉट द आइडिया, क्लियर। अच्छा इसका 2 डायमेंशन व्यू इसका देखना चाहे तो आप देखो जरा सा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये वाली पॉइंट p डैश है जिसका नाम x कॉमा इट इज नथिंग बट सिंपली y। समझ में तो आ ही रहा होगा ना, आगे चलते हैं देखिए। तो आप रिकॉल करिए जरा सा, इस तरह से हम लोगों ने लिया था, ये वाली डिस्टेंस को स्मॉल x बोला गया था, ये वाली डिस्टेंस को स्मॉल y बोला गया था, ये वाली डिस्टेंस को अगर आप रिकॉल करिए तो हम लोगों ने इसको रो बोला था, ये वाली एंगल अगर रिकॉल करिए तो हम लोगों ने इसको फाई बोला था। याद आया आपको? तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट हेयर, बट आई होप यू गॉट द आइडिया। अच्छा एक बात बताए, एक्स कैप रिकॉल करिए जरा सा, चलिए। स्मॉल x डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, स्मॉल y डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, स्मॉल z डिस्टेंस अलोंग z एक्सिस, कैपिटल x y z वो तो एक्सिस थे। अच्छा x कैप डायरेक्शन जिसमें x इंक्रीज करेगा, y कैप डायरेक्शन जिसमें y इंक्रीज करेगा, रो कैप डायरेक्शन जिसमें रो इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं रो कैप दिखाना चाहूं, ये डिस्टेंस यहां तक रो है, रो कैप का मतलब ये डायरेक्शन होना चाहिए तभी तो ये रो इंक्रीज करके उधर जाएगा। तो कैन आई राइट हियर दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट सिंपली रो कैप, सॉरी दिस यूनिट डायरेक्शन इज ऑफ रो कैप इज लाइक दैट। आगे चलते हैं। अच्छा एक्स कैप तो एक्स की डायरेक्शन में होनी चाहिए जहां एक्स इंक्रीज करे, तो इस पॉइंट से अगर मैं एक्स कैप दिखाना चाहूं, इस पॉइंट से अगर मैं एक्स कैप दिखाना चाहूं तो एक्स की वो दिशा लेनी होगी जिसमें एक्स इंक्रीज करेगा। एक्स तो ये पूरा है, एक्स को इंक्रीज करवाना है तो पॉजिटिव जितना जाओगे तभी इंक्रीज करेगा, तो एक्स कैप में ये लिख देता हूं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। वाई कैप वो डायरेक्शन जिसमें वाई इंक्रीज करे, ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट से वाई कैप दिखाना हो बढ़ता हुआ वाई, तो ऊपर जाएगा तभी तो वाई बढ़ेगा, तो मैं इस तरह से लिख देता हूं दिस इज वाई कैप। बस एक एंगल और दिखाना है फाई। अच्छा ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई ही होगी। अच्छा ये पूरा एंगल एक्स और वाई के बीच में अगर एंगल 90, ये देखिए ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला हर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता ही दिया था, आपस में जो तीनों होंगे उनके एक्स वाई जेड के बीच में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, रो फाई जेड के बीच में आपस में 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। तो एक्स और वाई के बीच में अगर 90 डिग्री है तो ये वाली एंगल अगर मैं दिखाना चाहूं तो कैन आई राइट हेयर 90 डिग्री माइनस फाइव, ठीक है ना, ये पूरा 90 डिग्री है, ये फाइव है तो ये 90 माइनस फाइव हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप ये बताइए, रो कैप इज द डायरेक्शन इन विच रो इंक्रीजेस, एक्स कैप इज द डायरेक्शन इन विच एक्स इंक्रीजेस, वाई कैप इज द डायरेक्शन इन विच वाई इंक्रीजेस, जेड कैप इज द डायरेक्शन इन विच जेड इंक्रीजेस। इसमें फाई कैप भी तो दिखाना है, फाई कैप इज द डायरेक्शन along which फाई इंक्रीजेस। और यहां देखिए जरा सा, अगर मैं ये दिखाना चाहूं, ये एक्स है ये वाई है और अगर ये रो है, ये 30 डिग्री है फाई, तो इंक्रीज करने के लिए तो इधर ही जाना पड़ेगा फाई को। तो इस पॉइंट से अगर मैं फाई दिखाना चाहूं, फाई कैप दिखाना चाहूं,
तो इस डायरेक्शन में फाई इंक्रीज करेगा या इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा? इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो आई कैन राइट हियर फाई कैप लाइक दैट, दैट्स व्हाई सी फाई इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, फाई इज इंक्रीज। हाँ, ये ऐसा स्ट्रेट क्यों बनाया? क्योंकि आपको मैंने बता दिया था एक्स वाई जेड में आपस में अगर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है, तो रो फाई जेड में भी आपस में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए। तो रो और फाई में आपस में 90 डिग्री होगा। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये 90 डिग्री है, ये फाई है, ठीक है ना? ये 90 डिग्री है, ये देखिए ये 90 डिग्री रो और फाई में, ये फाई है। तो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 90 प्लस फाई बोल दूं, ये पूरा एंगल 90 प्लस फाई। चलें आगे। अच्छा, ये वाला एंगल देखिए जरा सा, थ्री रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस एंगल। अच्छा, यहां देखिए जरा सा, यहां देखिए, ये पूरा, ये देखिए जरा सा, ये पूरा 90 प्लस फाइव है, ये पूरा 90 प्लस फाइव, ये 90 माइनस फाइव, ये फाइव। तो पूरे में से इतना और इतना जोड़ के माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो टोटल एंगल इज 90 प्लस फाइव, दिस मच एंगल इज 90 प्लस फाइव, दिस इज 90 माइनस फाइव, this is 5. So if I subtract 90 minus 5 plus it is nothing but simply 5. So this will cancel, this will cancel, this angle is nothing but 5. So this this representation is nothing but simply 5. I hope you got the idea. Is it clear? तो अगर मैं दोबारा इसको दिखाना चाहूं, यहाँ पर साफ साफ अगर मैं दिखाना चाहूं, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये वाली डिस्टेंस रो है, ये वाली एंगल फाई है, इस पॉइंट से ये x कैप हो गया, ये वाला आपका y कैप हो गया, ये वाला एंगल आप, ये वाला रो कैप हो गया, ये वाला एंगल फाई कैप हो गया, सॉरी ये डायरेक्शन फाई कैप हो गई, ये एंगल फाई है, तो ये 90 माइनस फाई है, ठीक है ना? 90 माइनस फाई, ये एंगल इट इज नथिंग बट सिंपली फाइव है, ये टोटल एंगल 90 प्लस फाइव। क्यों 90 प्लस फाइव? ये तो 90 है और ये फाइव 90 प्लस फाइव हो गया, वही चीज वहां पे कैलकुलेट किया है। अच्छा, अगर मैं एक्स कैप डॉट रो कैप अगर निकालना चाहूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक्स कैप इंटू रो कैप। अच्छा बताइए जरा सा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होगा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा। तो इसका मॉड लेंगे तो वन हो जाएगा, इसका मॉड लेंगे तो वन हो जाएगा। एंगल बिटवीन देम कॉस, इन दिस एंगल इज नथिंग बट फाइव, आई कैन राइट हियर इट इज नथिंग बट सिंपली कॉस फाइव। सिमिलरली एक्स कैप और वाई कैप देखिए, एंगल 90 डिग्री है, मॉड एक्स कैप मॉड वाई कैप वन वन, एंगल 90 है तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, एक्स कैप और फाई कैप देखिए जरा सा, एक्स कैप डॉट इट इज नथिंग बट सिंपली फाई कैप। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ एक्स कैप वन, मॉड ऑफ फाई कैप वन, एंगल बिटवीन टू, दिस इज द एंगल बिटवीन टू, दिस इज एक्स कैप, दिस इज फाई कैप, एंगल 90 प्लस फाइव, तो कॉस इट इज नथिंग बट 90 प्लस फाइव। तो cos 90 प्लस 5 दैट इज नथिंग बट सिंपली माइनस साइन 5। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, दोबारा देखिए y कैप और रो कैप में देखिए जरा सा, y कैप डॉट रो कैप, दिस इज y कैप, दिस इज रो कैप, ये वाली y कैप और ये वाली रो कैप। तो मॉड ए मॉड बी, मॉड ऑफ y कैप वन, क्यों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वन ही होता है, ये भी वन हो जाएगा। cos ऑफ 90 minus 5, this is 90 minus 5, cos 90 minus 5 that is sin 5, so it can also be written as sin 5, but here minus sin 5 is there. Is it clear? आगे चलते हैं नेक्स्ट। y cap dot phi cap, वही बात है, y cap dot phi cap देखिए जरा सा, mod a mod b cos 90, mod of y cap 1, mod of phi cap 1, cos y and phi cap, y cap and phi cap angle is phi, that is nothing but simply cos phi. I hope you got the idea. अच्छा, उसी तरह वाई कैप जेड कैप निकालेंगे तो वन हो जाएगा। अच्छा, रो कैप और जेड कैप क्यों नहीं निकाला प्रोडक्ट? क्योंकि हमने बता ही दिया था रो और जेड में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो वो भी cos 90 जीरो हो जाएगा। फाई और जेड में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री, वो भी जीरो हो जाएगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा सा। एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, रो कैप, फाई कैप, जेड कैप, यहां देखिए जरा सा, एक्स कैप इंटू रो कैप दैट इज cos फाई, ये वाला एक्स कैप और ये प्रोडक्ट रो कैप, आई कैन राइट हियर cos फाई। यहां देखिए एक्स कैप और फाई कैप माइनस साइन फाई, ये एक्स कैप और ये फाई कैप, दिस इज माइनस साइन फाई।
अच्छा x और z में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो x कैप और z कैप cos 90 वो जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए y कैप इंटू रो कैप साइन फाई, y कैप इंटू रो कैप दिस इज साइन फाई। ये याद रखने का सिंपल प्रोसीजर है जो मैं आपको बताता हूँ। y कैप फाई कैप cos फाई, ये वाली y कैप और ये फाई कैप यहाँ पर हो गया cos फाई, y कैप और z कैप y z में एंगल 90 डिग्री है, जीरो हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, तो रो और जेड में भी तो एंगल 90 है, जीरो, या रो और जेड का प्रोडक्ट जीरो। अच्छा फाई और जेड में भी एंगल 90 डिग्री है, तो फाई और जेड एंगल जीरो, सॉरी एंगल 90 कॉस जीरो। अच्छा जेड कैप एंड जेड कैप, तो ये दोनों तो सेम ही है, एंगल जीरो ही होगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो दिस इज द प्रोडक्ट व्हाट आई हैव टेकन, हाउ टू रिमेंबर, एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन। ये यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और गेट एग्जामिनेशन में यूज। अच्छा आप रिकॉल करिए जरा सा, हम ये प्रूफ कर चुके हैं पीछे, x की वैल्यू रो कॉस फाई प्रूफ किया था, y की वैल्यू रो साइन फाई ये भी प्रूफ किया था, z तो z ही था, याद करिए जरा सा। आगे चलते हैं, आप इसको सिंपल तरीका है ये टेबल याद रखने का, इतना कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में करना नहीं होता है। ये अगर आपको याद है तो आगे स्फेरिकल में भी मदद देगा, आप याद करिए जरा सा। x रो कॉस फाई है, सबसे पहले कौन से कैप में निकालना है, रो कैप, x कैप तो लिख लीजिए, x ये लिख लीजिए। अब रो फाई z में निकालना है, यहाँ देखिए सबसे पहले रो कॉस फाई है, रो कैप में निकालना है, रो के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करिए, रो का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, बचे पार्शियल डेरिवेट करना है, रो के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव वन हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस फाई, वो लिख लीजिए। अब जब ये आ गया है, अब इसको किस में निकालना है, फाई कैप में, तो फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करिए, कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई हो जाएगा। अब जो आ गया है उसको जेड में डेरिवेट करिए, जेड है ही नहीं वो तो जीरो हो जाएगा। उसी तरह y इज इक्वल टू रो साइन फाई, तो सबसे पहले रो में निकालना है, रो के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करिए, रो वन हो जाएगा, बचेगा साइन फाई, साइन फाई को फाई के रेस्पेक्ट में करिए, कॉस फाई, कॉस फाई में कोई z नहीं है, z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो। ये तो बहुत आसान है, z z वन होता है, बाकी सारे दोनों जीरो हो गए। क्लियर है यहाँ पर? आई होप यू गॉट द आइडिया हाउ टू रिमेंबर, वेरी वेरी यूजफुल। देखिए जरा सा, ये डायरेक्ट आ जाता है एग्जामिनेशन में, इसका यूज बहुत आता है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया तो मैं आगे चलूं, दोबारा आप इसको जरा सा देखिए जरा सा, मैं और आगे आपके लिए अगर प्रोसीड करूं। अच्छा रो, ये देखिए जरा सा, रो कैप में देखिए जरा सा, रो कैप वाले लाइन को अगर आप देखिए तो कॉस फाई का एक्स कंपोनेंट है, साइन फाई का वाई कंपोनेंट है, जेड कैप का कोई कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब रो कैप अगर मैं लिखना चाहूं तो इट इज इक्वल टू कॉस फाई एक्स कैप प्लस रो वाला पूरा लाइन साइन फाई वाई कैप साइन फाई, इट इज नथिंग बट वाई कैप प्लस जीरो। बाकी उसी तरह फाई कैप देखिए जरा सा, तो फाई कैप दैट इज इक्वल टू माइनस साइन फाई एक्स कैप कॉस फाई वाई कैप, दिस इज जीरो। इज इट क्लियर? तो इट इज इक्वल टू माइनस साइन फाई एक्स कैप प्लस इट इज नथिंग बट कॉस फाई, दिस इज नथिंग बट वाई कैप। आई होप यू गॉट द। अच्छा जेड कैप तो एक ही है, वो जेड कैप ही है, चेंज ही नहीं है। आगे चल, उसी तरह उल्टा लिख के देखिए, एक्स कैप के टर्म्स में लिख के देखिए, तो एक्स कैप इज इक्वल टू देखिए जरा सा, तो इस वाले लाइन में ऐसे चलिए, तो कॉस फाई का रो कंपोनेंट माइनस साइन फाई का फाई कंपोनेंट, ये तो जीरो है। क्लियर है यहाँ पर? तो इट कैन बी रिटन एज दिस इज कॉस फाई रो कैप माइनस साइन, इट इज नथिंग बट फाई फाई कैप प्लस जीरो, बाकी खत्म। उसी तरह वाई कैप वाला लाइन देखिए, तो वाई कैप इज इक्वल टू साइन फाई रो कैप cos phi phi cap, तो it is nothing but simply sin phi rho cap plus cos phi, this is nothing but simply phi cap plus कुछ भी। I hope you got the idea how to write this, directly asking this result in the gate examinations and all, 1 mark question। क्लियर है यहाँ पर? आप बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा। perform the following conversion of the given vector f, perform the following conversion of the given vector f is equal to x x cap plus y y cap, here x square plus y square whole inverse into cylindrical। देखिए ये याद तो कभी नहीं रहेगा, हाँ ये याद, ये भी याद नहीं रहता। अगर ये याद है तो इससे ये निकाल के ये सारा चीज आराम से लिख सकते हैं। सब याद रखना बहुत मुश्किल है। इज इट क्लियर? तो ट्राई टू रिमेंबर दिस एंड ट्राई टू डेवलप दिस, देन यू कैन गेट दिस। क्लियर? you can convert row cap in terms of x cap y cap, similarly x cap into row and phi cap। क्लियर? आगे चलते हैं, और अच्छे से लिखना चाहें तो f वेक्टर दैट इज इक्वल टू x cap x x cap plus y y cap
यहाँ पर 1 बाई इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कार्टेशियन में है, दिख रहा होगा, सिलिंड्रिकल में लिखना है तो एफ वेक्टर और अच्छे से लिखना चाहें तो एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज नथिंग बट सिंपली वाई कैप. आई होप यू गॉट द आइडिया. तो वेर एवर एक्स इज देयर, यहां देखिए जरा सा, जहां जहां x है वहां रो कॉस फाई, जहां y है वहां रो साइन फाई. सब्स्टिट्यूट करते हैं, रो कॉस फाई डिवाइडेड बाई रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर इट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर फाई. यहाँ पे x कैप प्लस y की जगह वहां से देखिए y, ये y है ना, यहाँ देखिए रो साइन फाई. तो दिस इज नथिंग बट सिंपली रो साइन फाई डिवाइडेड बाई रो स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर फाई plus rho square, this is nothing but sin square phi. Here it is nothing but simply y cap. That's what I am writing. From here I am taking this term and I am writing here. टेस्टर कहाँ गया? हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं. तो ये देखिए जरा सा, एक रो एक रो एक रो कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह एक रो एक रो एक रो कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया डिनोमिनेटर का एक रो कॉमन आ जाएगा. रो 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 टेकिंग कॉमन 1 बाई रो. यहां पर cos फाई एक्स कैप साइन फाई वाई कैप, यहां पर वंस यू टेक रो कॉमन cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1. हियर आल्सो रो रो टेकन कॉमन, तो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, डिनोमिनेटर खत्म हो गया. क्लियर? एफ वेक्टर, वी आर कन्वर्टिंग एफ वेक्टर. क्लियर? यहां देखिए cos फाई एक्स कैप साइन फाई वाई कैप, यहां देखिए जरा सा, कहां चला गया? हाँ, cos फाई एक्स कैप साइन फाई वाई कैप, cos फाई एक्स कैप प्लस साइन फाई वाई कैप कैन बी रिटन एज रो कैप. तो cos फाई एक्स कैप साइन फाई वाई कैप की जगह रो कैप लिख सकते हैं. तो f vector that is equal to 1 by rho, this is nothing but simply rho cap. This is what the conversion of x cap y cap z cap in terms of rho cap. मतलब इसका मतलब यहाँ पे कोई phi cap वाला कंपोनेंट नहीं बचा है, z cap वाला कंपोनेंट नहीं बचा है. सिर्फ z cap तो खैर शुरू से ही नहीं था, और कार्टेशियन का तो और सिलेंडर का z और z सेम ही होता है. z अगर इसमें भी नहीं है तो z इस बस एक phi cap खत्म हो गया. क्लियर? अच्छा, इसमें एक बात और है, इस सेम क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी करेंगे, बट आई होप दिस इज क्वाइट सिंपल. इफ यू नो दिस you can develop this. If you know develop this you can remember. ये पॉसिबल ही नहीं कि आप ये याद रख सके या ये टेबल याद रख सके. आप ये याद रखिए, डेरिवेट करते 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 चले जाइए, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. बात समझ में? इसी तरह हम लोग कोशिश और करेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को भी सिंप्लीफाई करें. वंस वी आर एबल टू सिंप्लीफाई द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, देन व्हाट वी विल डू हियर इज, जैसे हम लोग सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को हम एक बार सिंप्लीफाई कर लें, तो एक बार हमको चीज रट जाए तो हम लोग एवरीवेयर वी कैन यूज दोस रिजल्ट. क्लियर? इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर. ये कौन याद रख सकता है? ये बहुत मुश्किल है, खिचड़ी पक जाएगा इसमें. लेकिन रो कॉस फाई और रो साइन फाई याद है तो ये टेबल बन जाएगा. ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ. इसी तरह हम लोग कोशिश कर, ये अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये याद रखना, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट तो और भी इससे कॉम्प्लिकेटेड ही होता है. तो इस तरह से डायरेक्ट रटना बहुत मुश्किल है. दोज स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू बाय हार्ट दिस रिजल्ट, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बाय हार्ट दिस, बट वी कैन सिंप्लीफाई द रिजल्ट लाइक दैट. ये दोनों याद है तो हम बाकी प्रोसीड कर सकते हैं. क्लियर? थोड़ा समझ में आया, थोड़ा भी नहीं आया, थोड़ा आया तो फिर we will try to proceed in next class spherical polar coordinate system. Right on the heading is spherical polar coordinate system. Is it clear?